Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे चोरी के एक हाई प्रोफाइल स्टाइल के बारे में। इस चोरी का टारगेट भी बहुत हाई प्रोफाइल है। समझिए कि जिस चीज़ को चुराने की कोशिश हो रही है उससे कीमती आज की तारीख में कुछ भी नहीं। ये पूरा माजरा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है लेबनान से। यहाँ अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ और इसके बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ लेबनान के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इनके निशाने पर हैं बैंक। प्रदर्शनकारियों ने कई बैंकों में आग लगा दी। राजधानी बेरूत में प्रदर्शनकारी रैलियां निकालकर अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। कोरोना संक्रमण कमजोर होने के बाद एक बार फिर वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में और चीन की तानाशाही के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू होने लगे हैं। बीते दिनों कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें आई। सितंबर 2020 में यहां चुनाव होना है। ऐसे में आशंका है कि पिछले साल की तरह शायद एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो जाएं। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। वहां उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस और कोरोना से संबंधित विभागों के लिए जिम्मेदार भी। 28 अप्रैल को वो मिनेसोटा स्थित मायो क्लिनिक के दौरे पर पहुंचे। ये करीब 130 साल पुरानी हेल्थ केयर कंपनी है। जब माइक पेंस यहां पहुंचे तो उनके सिवाय बाकी सब ने मास्क पहना था, जबकि कोरोना के मद्देनजर यहां सबके मास्क पहनने का नियम है। मायो क्लिनिक ने बाद में एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने माइक पेंस को पहले ही मास्क वाले नियम की जानकारी दी थी। बाद में ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बात 2013 की है। बीते कई वर्षों से अमेरिकी कंपनियों पर एक अलग किस्म का हमला हो रहा था। इंटरनेट के एक महाचक्र के रास्ते दूर विदेश में बैठे लोग कंपनियों के कंप्यूटर में घुसते, खुफिया जानकारियां उड़ाते और चले जाते। कई कंपनियां निशाना बनती तो नुकसान अरबों में होता। इंटरनेट के रास्ते होने वाली एक खास तरह की चोरी कहलाती साइबर एस्पिनाज। कंपनियां शिकार बन रही थी, लेकिन उनका शिकार कौन कर रहा था वो ये नहीं जान पा रही थी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया। किसने? FBI ने। ये FBI अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। इसका काम है अमेरिका की घरेलू सुरक्षा संभालना। 2014 में करीब 3000 अमेरिकी कंपनियों से FBI ने संपर्क किया। उन्हें बताया कि बीते बरस यानी कि 2013 में उनके यहाँ जो कंप्यूटर हैक हुए थे उसके पीछे एक दूसरे देश का हाथ था। कौन था ये मुल्क? इस सवाल का जवाब खोजा क्राउड स्ट्राइक नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने। जैसे रात के समय जागते रहो कहकर मोहल्ले को चोरों से बचाने वाले पहरेदार होते थे। कहानियों में तो होते थे और यादों में भी अभी भी होते ही होंगे। वैसे ही ये क्राउड स्ट्राइक कंपनी साइबर दुनिया की पहरेदारी करती है। अपने क्लाइंट के कंप्यूटर, उनके इंटरनेट सर्वर, मोबाइल और इस तरह के बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सुरक्षित बनाती है। इस कंपनी ने हैक किए गए कंप्यूटरों को खंगाला। हैकिंग के लिए जिन वेब डोमेन्स का इस्तेमाल हुआ था उनको खोजा। ये वेब डोमेन समझिए कि इंटरनेट पर आपका पता है। जैसे आपकी ईमेल आईडी में ऐट के बाद लिखा होता है, जैसे हमारे में gmail.com या lallantop.com ऐसा कुछ, या किसी वेबसाइट को खोजते हुए www के बाद जो आप लिखते हैं, जैसे thelallantop.com लिखते हैं, वो इंटरनेट की अथाह दुनिया में आपका पता होता है, वेब डोमेन होता है। क्राउड स्ट्राइक की खोज उन्हें कई वेब डोमेन्स तक ले गई। पता चला कि इनमें से कई को एक ही ईमेल के पते पर रजिस्टर करवाया गया है और पड़ताल की गई तो इसका लिंक उन्हें शंघाई में रहने वाले चेन नाम के एक आदमी तक ले गया। क्राउड स्ट्राइक की टीम को चेन के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें मिली। इसमें से एक तस्वीर में एक इमारत दिखती है जिसके ऊपर बड़े बड़े सैटेलाइट डिश वाले छाते लगे थे। चेन ने लिखा था ये उसका दफ्तर है। और तफ्तीश करने पर क्राउड स्ट्राइक को मिली चीन की एक वेबसाइट जिस पर उस इमारत का पता दर्ज था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिट 61486 का पता। साफ हो गया अमेरिकी कंपनियों की हैकिंग के पीछे चीन की सेना का हाथ है। आप कहेंगे 2013-14 की बात है, अभी क्यों बता रहे हो?
हम इसलिए बता रहे हैं कि चीन का साइबर क्राइम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चीन पर इल्जाम है कि वो साइबर अटैक के सहारे कोरोना वायरस से जुड़ी रिसर्च चुराने की कोशिश कर रहा है। इल्जाम लगा रहा है ट्रंप प्रशासन। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि बीते दिनों यूएस की सरकारी एजेंसियों और चिकित्सा से जुड़े संस्थानों पर साइबर हमले बहुत बढ़ गए। अस्पताल, रिसर्च कर रही प्रयोगशालाएं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सब पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका का स्वास्थ्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, उस पर भी काफी हमले हो रहे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN से कहा कि HHS यानी कि डिपार्टमेंट का प्रचलित शॉर्टकट नाम, उस पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, उस स्तर का हमला करने का मादा दुनिया में केवल 2 देशों के पास है। और कौन है ये 2 देश? रूस और चीन। लेकिन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के अधिकारी कह रहे हैं कि हालिया हमले रूस नहीं बल्कि चीन कर रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी इन हमलों के पीछे चीन का ही नाम लिया। अब सवाल ये उठता है कि साइबर अटैक तो पहले से हो रहा था, लेकिन उसमें तेजी आने की जो बात कही जा रही है वो कब से आई? खबरों के मुताबिक ये रफ्तार आई कोरोना फैलने के बाद। कैलिफोर्निया की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है FireEye, इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। ये कंपनी APT माने एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट पर काफी नजर रखती है। ये APT साइबर क्रिमिनल ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनको किसी देश से सपोर्ट मिलता है, उसी देश के इशारे पर ये काम करते हैं। ये लोग दूसरे देश की सरकार और वहां की कंपनियों का डेटा चुराते हैं, उनका कामकाज ठप करने की कोशिश करते हैं। ये महीनों बरसों तक अपने टारगेट के पीछे लगे रहते हैं, तो एक ही टारगेट को लगातार अटैक भी करते रहते हैं। 25 मार्च को FireEye ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें नाम था APT41 का। ये चीन द्वारा प्रायोजित साइबर हैकर्स का एक ग्रुप है। FireEye के मुताबिक APT41 ने अपनी साइबर एस्पियोनेज की गतिविधियां 20 जनवरी से काफी बढ़ा दी हैं। 20 जनवरी से 11 मार्च के बीच APT41 ने करीब 20 देशों को टारगेट किया। इसमें भारत भी शामिल है। APT41 के टारगेट्स में दवा कंपनियां और स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। फिर 22 अप्रैल को गूगल ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सरकार के द्वारा प्रायोजित हैकिंग ग्रुप्स द्वारा अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों पर हो रहे साइबर हमलों का जिक्र था। कोरोना के चलते पूरी दुनिया की इकॉनमी ठप है। 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कोरोना का इलाज खोजने की होड़ लगी है। अमेरिका, यूरोप, चीन, हर कोई जल्द से जल्द और सबसे पहले वैक्सीन बनाना चाहता है। ये होड़ कितनी प्रबल है, इसका अंदाजा हमें लगता है मार्च में दिए गए चीन के एक बयान से। चीन में एक सरकारी विभाग है, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज, वो भी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में जुटा है। इसके एक अधिकारी ने 17 मार्च को कहा कि वैक्सीन बनाने में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा चीन। वो कोरोना वैक्सीन को भी 5G की तरह बनाना चाहेगा। इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है चाइना की कंपनी वावे। अगर इसी तरह कोरोना की वैक्सीन भी सबसे पहले चीन के पास आ गई तो जियोपॉलिटिकल वॉर में वो सबसे आगे चला जाएगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिन्होंने अमेरिकी दवा कंपनियों को निर्देश दिया है, कहा है कि कोरोना की पहली वैक्सीन हर हाल में अमेरिकी जमीन पर ही बननी चाहिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने क्योरवैक नाम की एक जर्मन दवा कंपनी के साथ डील करने की कोशिश की। ट्रंप चाह रहे थे कि वो कंपनी जो वैक्सीन बनाए वो सबसे पहले अमेरिकी जनता को मिले। इस खबर से यूरोपियन यूनियन के भी कान खड़े हो गए थे। उसने क्योरवैक को अलग से 643 करोड़ रुपए दिए। कंपनी को पहले भी वैक्सीन विकसित करने के लिए पैसे दे रहा था EU। यूरोपियन दवा कंपनियों पर अमेरिका के अलावा चीन की भी नजर है। बायोएनटेक नाम की एक जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने में लगी है। और इसके संदर्भ में मार्च में खबर आई कि चीन की एक कंपनी बायोएनटेक में साझेदारी खरीदने की कोशिश कर रही है। और इसी होड़ का नतीजा है कि बिजनेस की लेनदारियों, देनदारियों और सौदेबाजियों से इतर कोरोना की रिसर्च चुराने के लिए साइबर हैकिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। सारे देश कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पहले वैक्सीन बना ली तो वो बाकियों के साथ भी साझा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो कब करेंगे ऐसा, अपने देश के बाद या साथ के साथ, और कितने मुनाफे पर। 2009 में जब स्वाइन फ्लू फैला तो उसकी शुरुआती वैक्सीन बनाने वालों में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी CSL लिमिटेड भी शामिल थी। अमेरिका समेत कई देशों ने ऑर्डर दिया CSL को, लेकिन कंपनी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ऑर्डर पूरा किया। कोरोना वैक्सीन के मामले में भी ऐसी ही आशंका है। निजी कंपनियों के ऊपर एक और खतरा है कि कहीं उनकी सरकार पहले वैक्सीन हासिल करने के लिए आपातकालीन नियम लगाकर उनका राष्ट्रीयकरण न कर दे। इसके मद्देनजर कई दवा कंपनियों ने अपील भी जारी की। मसलन स्विट्जरलैंड की एक दवा कंपनी है रोशे, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने पिछले दिनों कहा कि अगर वैक्सीन के इस्तेमाल में राष्ट्रवाद की भावना के तहत अपना और अपने देश का सोचा गया तो ये पूरी तरह से गलत होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। मैं सारी सरकारों से अपील करता हूं कि वो इस जाल में न फंसे। ये था दुनियादारी के आज के एपिसोड का ब्यौरा।
जाते जाते आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। ये 2014 की बात है। तब FBI के डायरेक्टर हुआ करते थे जेम्स कॉमी। जनाब बड़े परेशान थे। साइबर क्राइम से निपटने के लिए FBI को हैकर्स की भर्ती करनी होती है, लेकिन हो ये रहा था कि कई बड़े काबिल हैकरों को गांजा फूंकने की लत थी। और FBI का नियम है, अगर पिछले 3 वर्षों में आपने कभी भी गांजा फूंका हो तो FBI आपको भर्ती नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी काबिल हों। इससे परेशान जेम्स कॉमी एक इंटरव्यू में बोल गए कि हमको साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए बड़ी टीम चाहिए, लेकिन ये कुछ बच्चे तो इंटरव्यू में भी गांजा फूंकना चाहते हैं और कई फूंक कर आते हैं। कॉमी बोले कि अगर हमको साइबर क्राइम से निपटना है तो हैकर्स को गांजा फूंकने की परमिशन देनी होगी, क्योंकि वो FBI की नौकरी के लिए अपनी लत तो नहीं ही छोड़ेंगे। जेम्स कॉमी के इस बयान पर कई अमेरिकी सांसदों ने उनकी क्लास लगाई, आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद सफाई देते हुए कॉमी बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। कॉमी मजाक कर रहे थे, लेकिन चीन की साइबर आर्मी मजाक नहीं कर रही है। ये था आज का दुनियादारी। दुनियादारी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ललन टॉप का ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कब तक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज भेजते रहेंगे? कुछ अपनी तरफ से भी तो रिश्तेदारों को और दोस्तों को योगदान दें। ज्ञान से जुड़ा। शुक्रिया।